हैं, बहुत नियम। अधिकतर बच्चे होमवर्क बना भी लेते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं बनाया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं ज्यामिति। और ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में, ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, तो हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ा था वृत्त। क्या पढ़ा था, वृत्त। तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत उसको रिवीजन कर लेते हैं और उससे आधारित जो हमने होमवर्क दिया था उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे वृत्त, केंद्र, जीवा, त्रिज्या और व्यास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं और उस सर्कल के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा वृत्त होता है, उसमें कौन केंद्र होता है, उसमें त्रिज्या कौन सी होती है, उसमें जीवा कौन सा होता है, उसमें व्यास कौन सा होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए एक वृत्त बना देता हूं ताकि एक ही वृत्त में सारे बच्चे समझ सकेंगे। चलिए, ये हो गया वृत्त। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये है वृत्त। चलिए, ये हो जाएगा आपका जो स्थिर बिंदु होता है। स्थिर बिंदु क्या बोलते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। स्थिर बिंदु जो होता है, जिस बिंदु से वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है, निश्चित होती है, उस स्थिर बिंदु क्या बोलते हैं, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। उस स्थिर बिंदु क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, इसको मैंने मान लिया ओ, ठीक है। इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने मान लिया ओ। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे। जैसे मैं क्या करता हूं, यहां से ये बोल रहा हूं, बताएंगे सारे बच्चे ये क्या है, ओ बी। ये ओ बी क्या है, सारे सारे बच्चे बताएंगे ये ओ बी क्या है। ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। क्योंकि हमें पता है वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया। जब इन दोनों को मैं मिलाता हूं, इन दोनों को जब मिलाता हूं, जैसे मान लेते हो गया ए, इसको मान लेता हूं सी। तो सारे बच्चे बताएंगे ए सी क्या है, एसी क्या है, सारे सारे बच्चे बताएंगे एसी क्या है, एसी क्या है, सारे सारे बच्चे बताएंगे ये एसी रेखाखंड क्या है। एसी रेखाखंड क्या है, मैंने बताया था आपको पिछली कक्षा में, मैंने बताया था आपको व्यास। पिछली कक्षा में, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए अगर यहाँ पे भी एक बिंदु रहे और एक यहाँ पे भी बिंदु रहे और इन दोनों बिंदु को अगर हम लोग मिलाएंगे तो इससे भी क्या कहेंगे, मान लीजिए ये हो गया डी और ये हो गया, तो इससे भी हम लोग क्या कहेंगे, इससे भी हम लोग कहेंगे जीवा, इसे भी कहेंगे हम लोग जीवा। चलिए, इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे। मैं क्या करता हूं आपके लिए व्यास ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, सारे बच्चे बताएंगे कि व्यास क्या होता है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे व्यास क्या होता है। चलिए, इसको मानता हूं एफ, इसको मान लेता हूं जी। सभी बताएंगे एफ जी क्या है, एफ जी क्या है, एफ जी क्या है। एफ जी जो है मेरा व्यास है। व्यास क्यों है, क्योंकि हमें पता है व्यास वो सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास वो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। मैं एक बार फिर से बताता हूं, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, इसे कहते हैं व्यास। जो केंद्र से होकर गुजरती है, व्यास वो सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे कहते हैं व्यास, डायमीटर। अगर ये सारे बच्चों को केंद्र, जीवा, त्रिज्या और व्यास समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आ गया सब बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई
8 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? सबको पता है सबसे बड़ी जीवा को हम लोग बोलते हैं व्यास। तो अगर व्यास की लंबाई यहाँ दी है, मतलब कि आपको मैं हिंट देता हूं, देखिए क्या बोला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या बोला है? 8 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं व्यास। यानी आपको व्यास की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो आपको त्रिज्या की लंबाई बतानी है। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सारे के सारे बच्चों का सही होना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का सही होना चाहिए। चलिए आपको कहाँ उत्तर देना है? आपको उत्तर देना है पोल सेक्शन में जाकर। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। देखिए हमें पता है कि अगर वृत्त की व्यास की लंबाई कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि वृत्त की जो व्यास होती है उसमें दो त्रिज्या होती है, एक त्रिज्या ये हो गई और दूसरा त्रिज्या ये हो गई। और हमें पता है कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, मतलब यहां से यहां तक बराबर होगा। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तभी ये भी 4 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? व्यास का आधा होता है। तो व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर बटा 2, तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस ये हो पेज जाएगा। का और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए, तो इसी पे आधारित मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसी पे आधारित मैंने आपको होमवर्क दिया था वृत्त पर, त्रिज्या पर, व्यास पर और जीवा पे। तो सारे बच्चे होमवर्क वाली वर्कशीट जो है या होमवर्क आपने जहां बनाया है जल्दी से खोल लीजिए, जल्दी से ओपन कर लीजिए। मैं अब क्या करने जा रहा हूँ? होमवर्क डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसी प्रकार सबसे पहला है प्रश्नवाली 1.1। और होमवर्क हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे? मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर उसमें डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, चलिए प्रश्नवाली 1.1 बहुत ही सरल था। इसमें हमको उससे बताना था कि वृत्तों की पहचान करना था और उसको रंग देना था। देखिए तो ये वृत्त था, इसको रंग दिए, ये वृत्त था, इसको हम लोग रंग देंगे, ये वृत्त इसको रंग देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 1.2, प्रश्नवाली 1.2 किसी को डाउट नहीं, बहुत ही सरल। सिर्फ हमको इसमें बताना है वृत्त और त्रिभुजों की संख्या गिन लेनी है। ठीक है, तो जितने वृत्त है, जैसे कि देखिए मैं क्या करता हूँ, चलिए 1.2 बताता हूं, एक बार ध्यान दीजिए सारे बच्चों को। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल। आपको क्या करना है? वृत्तों की संख्या और त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्त कितनी है। देखिए सबसे पहला वृत्त 1 2 3 4 5। तो वृत्तों की संख्या कितनी है? वृत्तों की संख्या हो गई 5। उसी प्रकार देख लेते हैं त्रिभुजों की संख्या। तो ऐसा बंद आकृति जिसके पास 3 भुजाएं हो। तो देखिए 1 2 3 4। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 4। चलिए इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे पंचभुज की संख्या कितनी है। चार बच्चे बताएंगे यहाँ पे पंचभुज की संख्या कितनी है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे पंचभुज की संख्या कितनी है। जल्दी जल्दी बताएंगे चार बॉक्स में कि यहाँ पे पंचभुज की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया, देखिए एक ये है और देखिए कोई पंचभुज है नहीं है, षष्ठभुज है, ये नहीं है पंचभुज, नहीं, एक यहाँ पे हो गया 2। तो कितनी है? पंचभुजों की संख्या है 2। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखिए बहुत ही सरल सरल प्रश्न था। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न वाली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 2.1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 बता, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताया। तो देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है आपको
कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है आपको कि वृत्त 1 और वृत्त 2 में OF बराबर OG है। वृत्त ये अंदर वाला को वृत्त 1 कहें, बाहर वाला को वृत्त 2 कहें, और हमें बोला है OF ये हो गया यहाँ से यहाँ तक OF, और OG यहाँ से यहाँ तक हो गया OG। क्या ये बराबर होंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक OF है, तो मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है और OF OG क्या होगा? OG यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। क्या ये दोनों बराबर होंगे? आप बताइए OF बराबर OG होंगे? सभी बच्चे बताएंगे OF बराबर OG होंगे या नहीं होंगे? अगर होंगे तो Y टाइप कीजिए, नहीं होंगे तो N टाइप कीजिए। OF बराबर OG होंगे तो Y टाइप कीजिए, नहीं होंगे तो N टाइप कीजिए। नहीं, ये OF बराबर OG कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो OF जो है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, और OG जो है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 1 है, और OG जो है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है तो क्या बड़ा वाला का 3 ही होगा? 3 से ज्यादा होंगे, यानी OF बराबर OG नहीं हो सकते हैं, इन दोनों वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। ठीक है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर तो कम जो एकदम ये निश्चित है कि ये जो OG की मान होगी वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि OG जो होगा वो बराबर होगा आपका OF प्लस FG से। इसका मतलब ये हुआ कि OG जो है OF से हमेशा बड़ा होगा, यह हमेशा बड़ा होगा, यानी ये कथन जो है असत्य कथन है, ये कथन जो है असत्य कथन है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ बोल रखा है वृत्त 2 में, चलिए मैं वृत्त 2 लेता हूं। यहाँ बोल रखा है आपको वृत्त 2, ये सारे बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वृत्त 2 में OD बराबर ओके, देखिए OD क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक OD, और यहाँ से लेकर वहां तक ओके, और यहाँ से लेकर OE, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 सत्य कथन या असत्य कथन है? अगर है तो Y टाइप कीजिए, नहीं है तो N टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सत्य कथन या असत्य कथन? ये सत्य कथन है, क्योंकि ये सारे के सारे बड़े वाले जो बाहर वाले वृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं हैं, उनकी त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पे स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, यानी ये सत्य कथन है, ये सत्य कथन है। ठीक है, आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में Y टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में Y टाइप करेंगे। चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, प्रश्नावली 3.2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अगर AB का मान 10 सेंटीमीटर है, अगर AB का मान 10 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक OA का मान कितना होगा? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। और OB का मान कितना होगा? देखिए मैंने बताया था AB क्या है? AB जो है आपका व्यास है। क्यों? क्योंकि एक ये जीवा है जो केंद्र से होकर जा रही है, यानी OA बराबर क्या होगा? OB कितने बराबर होगा? व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों बराबर, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यानी OA OB क्या होंगे? बराबर होंगे, ये 5 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, और ये भी यहाँ क्या है? ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर। आगे समझ में चलिए। इसी प्रकार प्रश्न वाले 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न वाले 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बता, चलिए इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए सेम वही, बहुत ही सरल, सेम वही प्रश्न है कि यहां से लेकर यहां तक क्या है? AB का मान है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इसकी त्रिज्या, और हमें पता है कि AB यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? सारे बच्चे बताएंगे, चलिए बताइए सारे बच्चे, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या जो होती है, अगर AB जो है 10 सेंटीमीटर ये व्यास दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। इनकी त्रिज्या की लंबाई कितनी हो गई? 5-5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को पता है 5-5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कुछ भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो कोई भी बता देगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें पता है अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अंदर वाला, और बाह्य भाग मतलब क्या होता है? बाहर वाला। ठीक है, बताइए इसके अंदर कौन से बिंदु? अंदर है बिंदु C, तो ये हो गया अभ्यंतर C।
और बहिर्भाग में कौन कौन से है, बहिर्भाग में ए और बी, तो बहिर्भाग में क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इसमें इसमें अभ्यंतर में कौन कौन है, ई एफ, तो जो वृत्त के अंदर होते हैं वो अंदर वाले हो गए, तो इसमें हो जाएगा एफ ई, और जो वृत्त के बाहर होंगे उससे बोल देंगे बहिर्भाग, इसको बोल दिए जी। आगे समझ में चले। इसी प्रकार 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए कोई एक, अच्छा ठीक, कोई भी एक बता दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूँ। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे बहुत ही सरल प्रश्न, देखिए बोला क्या है, ये कोई वृत्त दिया हुआ है, इसमें अभ्यंतर में बताना है कि ये कथन जो है सत्य है या असत्य है। देखिए एफ जी एल, हम लोग देखते हैं अभ्यंतर क्या होता है, जो वृत्त के अंदर वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अभ्यंतर, ठीक है। तो देखिए अंदर कौन सा, एफ जी एल, यानी ये सही बोल रहा है। अभ्यंतर में कौन कौन से बिंदु है, एफ जी एल, यानी ये जो है सत्य कथन है। ये क्या है, ये जो है सत्य कथन है। उसी प्रकार देखिए बहिर्भाग में कौन कौन से है, बहिर्भाग में जो है आपके एम और एस बिंदु है, यानी बहिर्भाग में एम और एस बिंदु है, तो यानी ये भी सत्य कथन है। चलिए इसी प्रकार अब अगला प्रश्न जो है आप लोग बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4, सही बच्चे बताएंगे कि जो जी एस अभ्यंतर दिया हुआ है, पहला प्रश्न, क्या ये सत्य कथन है या असत्य। अगर ये सत्य कथन है तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर असत्य कथन है कीजिए। माई कौन नहीं करना है, पंच राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर कुछ भी बोलना है कुछ चैट बॉक्स बोलना है, माई कौन नहीं करना किसी बच्चे को, बहुत मतलब सभी बच्चे को समझ में आ गया। हेलो सर, दीपक घातक नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर एक बार भी अगर आपको माइक ऑन होता है मैं आपको क्लास बाहर निकालूं। अगर कुछ भी आपको बोलना है चैट बॉक्स में बोलिए। मैं ऐसे कह रहा हूँ रिप्लाई कैसे दे चैट बॉक्स में चलिए, अगर आपको रिप्लाई देने नहीं आता है, अगर आपको रिप्लाई देने नहीं आता है तो क्लास के बाद आप रुक जाइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको क्या करना है बाबू, अभी के लिए आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना चलता करते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। हो सकता है कि आपको अगर चैट बॉक्स देने में रिप्लाई देने नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आप क्लास के बाद रुक जाइएगा, मैं आपको चीज बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बच्चों को पता चल गया है कि अभ्यंतर क्या होता है, जो वृत्त के अंदर होते हैं उसे अभ्यंतर बोलते हैं, जो वृत्त के बाहर होते हैं उसे बहिर्भाग बोलते हैं। तो यहाँ पे अभ्यंतर में क्या क्या है, अभ्यंतर में ई ओ एन, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है अभ्यंतर में जी और एस। तो हमें पता है, यहाँ दिख रहा है कि जी और एस क्या है, ये तो बहिर् वाले हैं, ये क्या है, बहिर्भाग वाले हैं। यानी ये जो है अभ्यंतर में जीएस नहीं है, अभ्यंतर जीएस नहीं है, यानी ये हो गया असत्य कथन, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे सेकेंड जो प्रश्न है, क्या ये सत्य कथन है या असत्य कथन है, क्या ये सत्य कथन है या असत्य कथन। अगर सत्य कथन है तो वाई टाइप कीजिए, असत्य कथन है तो एन टाइप कीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखिए यहाँ बोल रखा है बहिर्भाग में ई ओ एन नहीं है, प्रश्न तो सही बोला है, ई ओ एन कहाँ है, यू एन तो अभ्यंतर में है, यानी ये प्रश्न सही बोल रहा है कि अभ्यंतर में है। ईओएन क्या है, अभ्यंतर में, यहाँ देखिए बोल रखा है वही भाग में ईओएन नहीं, क्योंकि वही भाग में क्या है, जी और एस है, यानी ये जो प्रश्न है ये सत्य कथन है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बोल रखा है नहीं, यहाँ बोल रखा है नहीं, यहाँ बोलता है वही भाग में ई और एन है तब ये असत्य कथन होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है वही भाग में ई ओ एन नहीं है, हाँ, क्योंकि वो अभ्यंतर में है। सही बोल रहा है कि वही भाग में जो है ई ओ एन नहीं है, क्योंकि वो अंदर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न, सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बड़ी बात है। चलिए यहां तक तो था हमारा होमवर्क। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला टॉपिक सीखने चलते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलना है ताकि आप उसका नोट्स बना सकें, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक सीखते हैं। अगला टॉपिक है मेजर एंड माइनर आर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं दीर्घ एन एवं लघु चाप, दीर्घ एवं लघु चाप। तो सबसे पहले दो टर्म समझते हैं। पहला दीर्घ, देखिए दीर्घ का मतलब क्या होता है, चलिए सर मुझे पता है, बताएंगे अपने हिसाब से चैट बॉक्स में कि दीर्घ का मतलब क्या होता है, आपके हिसाब से दीर्घ का मतलब क्या होता है। देखिए सरल भाषा में समझते हैं, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जो बड़ा होता है। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, दीर्घ चाप बोला यानी बोलेंगे बड़ा चाप, जो बड़ा वाला चाप होगा। लघु चाप मतलब माइनर मतलब क्या बोलेंगे इसको, छोटा वाला चाप,
ठीक है ना। चलिए अगर आप ये समझ, हाँ दीर्घ मतलब लॉन्ग बोल दीजिए, हाँ लॉन्ग भी बोल सकते हैं आप। लार्जेस्ट बोल दीजिए, मतलब दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। लॉन्ग बोल दीजिए, ठीक है। लघु मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार का आपको ये समझ में आ गया तो आप आसानी से इस प्रश्न को, आसानी से इस टॉपिक को समझ सकेंगे। देखिए दीर्घ चाप और लघु चाप क्या होता है। देखिए तो दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त है, जैसे कि ये वृत्त है, तो यहाँ पे मैं दो बिंदु लेता हूँ। देखिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। तो देखिए ये दो बिंदु है, अगर इनको अलग अलग हम करेंगे तो देखिए पहला ये हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, ये हो गया P और ये हो गया Q। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा जो कि छोटा है थोड़ा, दूसरा ये हो जाएगा, ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं, इसको मानता हूं फर्स्ट, इसको मानता हूं सेकंड। ठीक है ना। चलिए आप सही बताइएगा, फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट वाला लघु वृत्त है, लघु चाप है या दीर्घ चाप है। फर्स्ट अगर लघु चाप, मैं यहां पर करता हूं, अगर लघु चाप है और दीर्घ चाप, अगर दीर्घ चाप है तो आपको टाइप करना है डी, अगर लघु चाप है तो आपको टाइप करना है एल। फर्स्ट, ये जो फर्स्ट मैंने मान रखा है, अगर वो लघु चाप है तो एल टाइप करना है, अगर वो दीर्घ चाप है तो डी टाइप करना है। अगर वो लघु चाप है तो एल टाइप करना है, अगर वो दीर्घ चाप है तो डी टाइप करना है। बहुत देखिए जो ऊपर वाला है ये नीचे वाले की तुलना में बड़ा है, यानी ये क्या होगा, फर्स्ट वाला जो है आपका दीर्घ चाप है, मतलब ये डी हो गया। और जो नीचे वाला हो गया क्या, फर्स्ट वाला की तुलना में छोटा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लघु चाप। बहुत ही सरल है, देखिए बहुत ही सरल है। किसी भी वृत्त को, किसी वृत्त के दो बिंदु को काट दीजिए, कहीं दो जगह से उसको काट दीजिए। जैसे मान लीजिए एक मैं और बनाता हूँ, ध्यान दीजिए, एक मैं क्या करता हूँ और एक वृत्त बनाता हूँ। देखिए इसको मैं वृत्त बना दिया, इसको मैं दो जगह से काटता हूँ, एक जगह ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया P, इसको मान लो Q, इसको दो जगह से काट दिया तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया Q। ठीक है, बताइए ये ऊपर वाला क्या है, जो ऊपर वाला है इसको मैं क्या करता हूँ वन मान लेता हूँ, जो नीचे वाला इसको मान लेता हूँ टू। तो बताइए वन लघु वृत्त है, लघु चाप है या दीर्घ चाप है। वन अगर लघु चाप है तो एल बताइए, अगर दीर्घ चाप है तो डी लिखिए। वन जो है लघु चाप है तो एल टाइप कीजिए, अगर दीर्घ चाप है तो डी टाइप कीजिए। ये वन जो है दीर्घ चाप है क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, टू क्या है, टू क्या है जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, टू क्या है, टू जो है आपका लघु चाप है क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, अगर ये समझ में सारे बच्चों को आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये जो ऊपर वाला क्या है, देखिए ये बड़ा है तो इसे हम लोग कह रहे हैं दीर्घ चाप। तो ये नीचे वाला जो है ये छोटा है, इसे हम लोग कह रहे हैं लघु चाप, इसे हम लोग कह रहे हैं लघु चाप। रेखा देवी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर, नाम टाइप करने के लिए नहीं बोला। मैं अनावश्यक, अगर क्लास में अनावश्यक बातें करेंगे मैं आपको क्लास से बाहर निकल दूंगा। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आए। चलिए सारे के सारे बच्चे अगर यहाँ तक समझ गए हैं कि लघु चाप और दीर्घ चाप, माइनर आर्क और मेजर आर्क किसे कहते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको दर्शाएंगे कैसे। क्या मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसको हम लोग दर्शाएंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि बार बार हमको यहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, दर्शाएंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए उसको दर्शाने का तरीका क्या है कि अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि लघु चाप या दीर्घ चाप को आपको दर्शाना है, लिखना है, व्यक्त करना है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कभी भी दीर्घ चाप को बताना रहता है, कभी भी अगर हमको दीर्घ चाप को बताना रहता है, तो देखिए दीर्घ चाप कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, तो दीर्घ चाप शुरू हो रहा है आपका कहां से बताइए, पी से शुरू हो रहा है। चलिए दीर्घ चाप कहां से शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है, और कहां जा रहा है, इसके बाद जा रहा है आपके पास आर, आर के पास जा रहा है, फिर कहां जाएगा आर, फिर कहां पे आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है क्यू के पास, कहां पे आ रहा है
क्यू के पास। तो अगर कभी भी अगर हमको दीर्घ चाप बतानी होती है तो हम लोग ये 3 बिंदुओं से उससे दर्शाते हैं और इसके ऊपर ऐसे हम लोग चाप का निशान करते हैं। चाप कैसे होता है? ऐसे आर्क होता है, ऐसे वक्र होता है, वृत्त का एक भाग होता है, तो इस वृत्त के एक भाग को हम इसके ऊपर ऐसे दर्शा देता है, ऐसे चिन्ह से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दीर्घ चाप। अब बहुत बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर फिर लघु चाप को कैसे दर्शाते हैं? लघु चाप को कैसे दर्शाते हैं? देखिए लघु चाप में देखिए कहां से शुरू हो रहा है लघु चाप? लघु चाप पी से शुरू हो रहा है, देखिए पी हो गया और कहां तक जा रहा है? क्यू तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? क्यू तक जा रहा है। तो इसके ऊपर ऐसे करते ही हो गया लघु चाप। बहुत ही सरल है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए अगर हमको दीर्घ चाप दर्शाना है, अगर हमको दीर्घ चाप दर्शाना है तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कहां से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है, चलिए पी हो गया। फिर कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा? आर पे जाएगा, आर हो गया। फिर कहां पे जाएगा? फिर जाएगा क्यू पे, तो फिर आ जाएंगे हम लोग क्यू पे। और हमें पता है चाप कैसे होता है, चाप ऐसे वक्र होता है, तो इसके ऊपर हम लोग ऐसे वक्र वृत्त का एक भाग कर देंगे, तो ये हो गया दीर्घ चाप। चलिए अब इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि इसका लघु चाप क्या है। इसका लघु चाप क्या है? सारे बच्चे बताएंगे इसका लघु चाप क्या है। सारे बच्चे बताएंगे इसका लघु चाप क्या है। तो लघु चाप पी से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? और हमारा क्यू तक जा रहा है, और क्यू हो गया ये पी क्यू, और इसके ऊपर क्या करेंगे? ऐसे चाप लगा देंगे। ये हो गया मेरा लघु चाप। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल दिया आपको, यहाँ पे मैं बोल दिया ए, यहाँ पे मैं बोल दिया बी, और यहाँ मैं बोलता हूँ सी। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं करता, इसको नीचे में ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दीर्घ चाप, क्या पूछ रहा हूँ? दीर्घ चाप, और मैं यहाँ पूछ रहा हूँ लघु चाप। ठीक है, तो सभी सबसे पहले सभी के सभी बच्चे बताएंगे दीर्घ चाप कौन सा है। दीर्घ चाप कौन सा है? कैसे लिखेंगे उसको दीर्घ चाप को? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, दीर्घ चाप को कैसे लिखेंगे? ए सी बी, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो है, देखिए ये हो गया नीचे वाला, क्या हो गया? ये हो गया लघु चाप, और जो ये ऊपर वाला हो गया इसे बोल देंगे दीर्घ चाप, है ना? ये हो गया दीर्घ चाप। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ शुरू कहां से हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, फिर कहां पे जा रहा है? फिर आपका जा रहा है सी पे, फिर कहां पे आ रहा है? फिर आएगा आपका बी पे। ठीक है, और चाप है तो इसके ऊपर क्या करेंगे? ऐसे लगा देंगे। चलिए इसी प्रकार बताएंगे, ए बी सी नहीं होगा। देखिए हमको कहां से जाना, हमको देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर जाएगा सी पे, फिर जाएगा बी पे। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी से स्टार्ट करेंगे फिर ए पे आ जाएंगे, बी सी ए, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये भी आपका दीर्घ चाप है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार बताएंगे लघु चाप क्या है। इसी पर बताएंगे लघु चाप क्या है। जल्दी से लिख के बताएंगे सारे बच्चे कि इसका लघु चाप क्या है। बहुत बढ़िया, कहां से शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है? बी पे। तो इसका लघु चाप क्या होगा? ए बी। एक अभी के ऊपर इसे मार्क कर दिए। अगर सारे बच्चों को दीर्घ चाप और लघु चाप अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर दोनों चाप समान हो, अगर दोनों चाप समान हो तो फिर उसे क्या कहते हैं? फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर दोनों चाप, जैसे कि दीर्घ चाप बराबर होता है लघु चाप के, तो फिर उससे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, यदि वृत्त के दोनों चाप दीर्घ चाप और लघु चाप बराबर होते हैं तो ऐसे वृत्त को, वैसे वृत्त के भाग को हम लोग अर्धवृत्त बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब दीर्घ चाप, जो दीर्घ चाप होता है, और जो लघु चाप होता है, जब वो बराबर होते हैं तो उससे हम लोग अर्धवृत्त बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। तो सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी, सारे बच्चे इस पेज का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, अगर दोनों चाप बराबर होते हैं तो उसे हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के उत्तर कहां देना है? इस क्वेश्चन के उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन जो बहुत ही सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, नीचे चित्र में lm क्या है? नीचे चित्र में lm क्या है?
दीर्घ चाप है या लघु चाप है? देखिए आपको बोल रखा है दीर्घ चाप है या लघु चाप है, तो आपको दोनों ऑप्शन में से जो लग रहा है, दीर्घ चाप लग रहा है तो दीर्घ चाप देख लीजिए, लघु चाप लग रहा है तो लघु चाप पे टिक कीजिए। एक बार जैसे बहुत बच्चों को क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो उन्होंने वो सही उत्तर चूज करते हैं और वहां पे जाकर गलत टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक ही बार में सही उत्तर चूज करना है और सही आंसर पे टिक करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो एकदम जरूरी है कि आप एग्जाम में जाकर भी गलती करेंगे, ठीक है। तो अभी कोशिश कीजिए कि अगर आपने सही उत्तर टिक कर लिया है तो सही उत्तर वहां जाकर टिक कीजिए, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखिए आपको नाम से भी क्लियर है कि जो लघु चाप होते हैं उसमें दो ही रहते हैं, दो ही बिंदु रहते हैं। जैसे देखिए ये हो गया एल और ये हो गया एम। तो देखिए एल से एम होगा तो कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका लघु, ये हो जाएगा आपका लघु चाप। तो एल एम क्या है, एल एम आपका हो गया माइनर आर्क, एल एम क्या होगा आपका माइनर आर्क। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इसका भी उत्तर कहां देना है, इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है दिए गए चित्र में दीर्घ चाप, क्या बोला है देखिए, दीर्घ चाप पी आर एस को किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए मैंने लिखने का तरीका भी आपको सिखा दिया, किस प्रकार दर्शाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और क्या बोला है देखिए, दीर्घ चाप के बारे में बोला, किसके बारे में बोला गया है, दीर्घ चाप के बारे में बोला गया है। तो सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, किसी बच्चे का प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोल रखा है दीर्घ चाप, क्या बोल रखा है दीर्घ चाप, और हमें पता है दीर्घ चाप में तीन बिंदुओं को लेते हैं और तीन बिंदुओं के ऊपर हम क्या करते हैं, चाप लाते हैं, वृत्त का कर्व लाते हैं, वक्र लाते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है, मैं उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल। देखिए हमको बोला है दीर्घ चाप को कैसे दर्शाएंगे। देखिए ये P और ये हो गया S, ये क्या है, ये आपका लघु चाप, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका हो गया दीर्घ चाप। और दीर्घ चाप को हम कैसे देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। कहीं से शुरू कीजिए, मान लीजिए हम P से शुरू करते हैं। देखिए P हो गया पहले, P के बाद क्या है, P के बाद आपका आ रहा है R, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है आपके पास S, फिर S हो गया। और इसके ऊपर क्या करेंगे, वृत्त का एक भाग ले लेंगे, तो हो गया PRS। तो ऐसे हम लोग दीर्घ चाप को दर्शाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को पता चले कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखिए बहुत ही सरल था, चाप के बारे में था, बहुत ही सरल था। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। चलिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, मेरा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर था, ठीक है। चलिए अब इस ये तो हो गया दीर्घ चाप लघु चाप। अब हम लोग और सीख लेते हैं जो कि बहुत ही सरल है, और दो प्रकार सीख लेते हैं जो कि क्या होता है, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, एक होता है लघु वृत्तखंड, मेजर एंड माइनर सेगमेंट, ठीक है, मेजर एवं माइनर सेगमेंट। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है वृत्तखंड। अब देखिए सेम वही कंसेप्ट रहेगा, सिर्फ इसमें क्या देखना, आपको वृत्तखंड के बारे में समझना है। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा वाला वृत्तखंड, लघु मतलब क्या होगा, छोटा वाला वृत्तखंड। बस वृत्तखंड के बारे में समझना है, वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए जीवा, देखिए ध्यान देंगे जीवा। और जीवा क्या होता है, चलिए मान लीजिए हम वृत्त बनाता हूं, तो जीवा क्या होता है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये दोनों को मिलाकर जो रेखाखंड बनाएंगे क्या कहलाएगा, ये हमारी कहलाएगा जीवा। तो वृत्त की हो गई ये जीवा। आगे क्या देखिए, आगे क्या लिखा है, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य, प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र, क्षेत्र क्या होगा, जो क्षेत्र वो कवर किया, जिसको वो छेका गया। देखिए मतलब कि मान लीजिए ये क्षेत्र, तो इसका मान लीजिए अगर चाप हम देखेंगे तो चाप इसका कौन कौन सा होगा, एक चाप ये हो जाएगा, और दूसरा चाप कौन सा होगा, दूसरा चाप आपका ये हो जाएगा जो ऊपर वाला है। तो इनके मध्य जो क्षेत्र है, तो देखिए ये क्षेत्र हो गया इनके मध्य, इनके मध्य एक ये क्षेत्र हो गया,
और दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया इनके मध्य? दूसरा क्षेत्र इनके मध्य ये हो गया। तो बताइए बताइए कि जो नीचे वाला है वो छोटा क्षेत्र है या ऊपर वाला जो है वो छोटा क्षेत्र है? तो जो नीचे वाला है ये छोटा क्षेत्र है, छोटा भाग कवर किया है, छोटा क्षेत्र है। जो ऊपर वाला है क्या है? ये बड़ा क्षेत्र है। ये क्या है? बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास जो जीवा दिया है और इस जीवा और वृत्तखंड, इस जीवा और छोटा वाला चाप लघु चाप के बीच के जो क्षेत्र होते हैं इससे हम लोग कह देते हैं लघु वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। और जो जीवा होता है और बड़ा वाला जो दीर्घ दीर्घ चाप होता है और इसके बीच के जो क्षेत्र होते हैं इसे कहते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। मैं एक बार फिर से इसको एक एक करके बताते चल रहा हूं, ध्यान दीजिए। जहां भी आपको वृत्तखंड बोलेगा, जहां भी आपको वृत्तखंड बोलेगा, आपको ध्यान देना क्या क्या? जीवा ध्यान देना है और चाप ध्यान देना है। जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्रक होते हैं उससे कहते हैं वृत्तखंड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उससे कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ध्यान देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? ये हो गया आपका जीवा, है ना। और चाप कौन कौन सा हो गया? एक चाप ये हो गया, एक चाप ये नीचे वाला हो गया, और दूसरा चाप कौन सा है? दूसरा चाप ये आपका ऊपर वाला हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये जीवा हो गया और ये आपका लघु चाप हो गया। तो जीवा और लघु चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। ठीक है, उसी प्रकार जीवा और दीर्घ चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे? दीर्घ चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। दीर्घ चाप के जो बीच के क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। इसे कहेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। जीवा और दीर्घ चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। जीवा और लघु चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। देखिए बहुत ही सरल है। जीवा और जो चाप है, अगर लघु चाप के बीच का क्षेत्र होगा तो उसे कहेंगे लघु वृत्तखंड, अगर दीर्घ चाप के बीच का क्षेत्र होगा उसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। आगे समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर देखिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए कोई भी, अगर हम कोई भी एक वृत्त बनाता हूं, ध्यान दीजिए, और मैं कोई भी एक वृत्त बनाता हूं, देखिए मान लीजिए कि हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त, और यहां से यहां तक मैं बोल दिया हूं। चलो थोड़ा छोटा करता हूं। मैं कोई भी एक वृत्त बनाता हूं, मैं क्या किया, यहां से लेकर यहां तक एक वृत्त बना दिया, और यहां से यहां तक मैं बोल दिया ये क्या है? ये आपकी है जीवा। ये होगी आपकी जीवा। और ये नीचे वाली क्या होगी? नीचे वाली इसकी हो जाएगी लघु चाप। ये क्या है इसकी? लघु चाप। लघु चाप, है ना। तो यानी जीवा और लघु चाप के बीच की जो क्षेत्र होगी क्या कहेंगे? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे को, बताएंगे। जीवा और लघु चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? जीवा और लघु चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। ठीक है, उसी प्रकार जीवा और दीर्घ चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। जीवा और दीर्घ चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? जीवा और दीर्घ चाप के क्षेत्र के बीच को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सारे बच्चों को समझ में आ गया। हाँ, जो जीवा और लघु चाप होते हैं इनके बीच के क्षेत्र को कहते हैं लघु वृत्तखंड, और जो जीवा और दीर्घ चाप के बीच के क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब आती है बात की सर इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे? चलिए मैं बताता हूँ लिखेंगे कैसे। चलिए मान लीजिए यहाँ पे रहे आर, ठीक है, यहाँ पे क्या रहे आर, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक और डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ मान लीजिए सी। अगर हमको इसको लिखना होगा तब हमको दीर्घ वृत्तखंड को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? चलिए लिखते चलिए। पहले लिखेंगे ए, फिर कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे सी, फिर कहाँ जाएंगे? बी, फिर कहाँ पे चल जाएंगे? आर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर जाएंगे आर, तो ऐसे भी आर क्या हो गया? ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। और ये आपका नीचे वाला जो हो जाएगा ए बी जो हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस अभी आपको समझ में आएगा। एक प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को थोड़ा जल्द से जल्द दीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर जल्द से जल्द दीजिए। इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान ध्यान से देखिएगा। पहले बोला है दिए गए वृत्त की जीवा, पहले क्या लिखना है आपको, जीवा लिखना है। पहले जीवा देखिए कौन कौन सी जीवा है, एवं उसके द्वारा बना वृत्तखंड निम्न है, मतलब कौन से वृत्तखंड है। तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना है, जीवा देखना है कौन सी जीवा है ऑप्शन में, फिर उसके बाद देखना है उससे कौन सा वृत्तखंड बन रहा है, उससे कौन सा वृत्तखंड बन रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे। बहुत बच्चे इस प्रश्न को उत्तर दे चुके हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए जीवा इसमें कौन कौन सी है, उसके बाद देखिए कि उनसे बनने वाले वृत्तखंड कौन कौन से हैं। ठीक है, उससे बनने वाले वृत्तखंड कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। कहा इस प्रश्न को उत्तर देना है तो आपको पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। मैं क्या करता हूं तब तक उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि आप इस प्रश्न के उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे। देखिए पहले सबसे पहले देखते हैं, यहाँ बोला है जीवा, तो देखिए यहाँ पे जीवा बहुत सारा है। पहला ये हो गया ईएफ भी आपका क्या है, जीवा है। ठीक है, ईएफ भी जीवा है। दूसरा एबी भी आपका क्या है, एबी भी आपकी जीवा है। तीसरा आपका ये जो सीडी है ये भी आपकी जीवा है, ये आपकी सीडी जो है ये भी आपकी जीवा है। तो जीवा तो आपको तीनों के तीनों जीवा है। अब बात आता है कि वृत्तखंड कौन कौन से हैं, वृत्तखंड कौन कौन से देखिए। तो वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और चाप, जीवा और चाप। देखिए मान लीजिए अगर ये जीवा है तो इसकी चाप कौन सा है, ये है। तो क्या इसके वृत्तखंड कौन से, इसके वृत्तखंड होंगे ई एच एफ जी, ई एच एफ जी, ये हो गया इसके वृत्तखंड। तो देखते हैं, देखिए ईएफ जीवा हो गया, ये हो गया जीवा, और ये हो गया वृत्तखंड, ये हो गया वृत्तखंड। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ ये ऑप्शन में है। देखिए ईएफ हो गया और ई एच एफ जी हो गया आपका वृत्तखंड, मतलब ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ए बी तो जीवा है, हमारे जीवा है, क्या ए बी एफ ही वृत्तखंड है। देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं ए बी एफ वृत्तखंड क्या है। देखिए ए बी और एफ, एफ कहाँ, एफ यहाँ पे हो गया, और ई कहाँ, ई यहाँ पे होगा। तो इसके हिसाब से ये वाला सिर्फ एरिया हुआ, क्या ये नीचे वाला आ रहा है, नीचे वाला क्षेत्र आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके वजह से ये गलत हो गया। फिर उसी प्रकार देखिए एडी, देखिए एडी तो हो गया मेरा, देखिए एडी ये हो गया, क्या एडी जीवा है, एडी तो जीवा ही नहीं है। देखिए बीसी, बीसी भी हमारी जीवा नहीं है, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। आगे सर बच्चों समझ में, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। देखिए बहुत ही सरल है। देखिए अब इसी प्रकार एक और टॉपिक सीख लेते हैं जो जिसका नाम है त्रिज्य खंड। क्या नाम है इसका, त्रिज्य खंड, दीर्घ एवं लघु त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड से आपका क्लियर ही होगा, क्या होगा त्रिज्य खंड से क्लियर। त्रिज्य मतलब क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या होता है, त्रिज्या और चाप, खंड मतलब क्या बोलते हैं, चाप। त्रिज्या और चाप के मध्य जो बनेंगे उसे क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड बोलेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक एक त्रिज्या हो गया, और यहां से लेकर यहां तक एक त्रिज्या हो, यहां से लेकर यहां तक एक त्रिज्या हो गया, और इनके बीच की चाप कौन सी है, ये हो गई इनके बीच की चाप, ये हो गई चाप। ठीक है, तो यानी त्रिज्या, बहुत ही सरल देखते हैं, त्रिज्या और चाप के मध्य, त्रिज्या और चाप के मध्य जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हम लोग त्रिज्या खंड। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अब बहुत बच्चों को मैंने ये प्रश्न आ रहा होगा सर वृत्तखंड भी तो यही था, नहीं वृत्तखंड देखिए क्या, वृत्तखंड था जीवा और चाप के मध्य, वृत्तखंड क्या था, जीवा और चाप के मध्य था, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वृत्तखंड। लेकिन अगर त्रिज्या और चाप के बीच होता है उसे कहते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, ध्यान देंगे, जीवा और चाप के बीच का होता है उसे कहते हैं वृत्तखंड, और त्रिज्या और चाप के मध्य जो होता है उसे कहते हैं हम लोग त्रिज्य खंड, उसे कहते हैं हम लोग त्रिज्य खंड। तो यहाँ पे भी दो प्रश्न आ रहे होंगे आपके मन में, यहाँ पे भी दो प्रश्न आ रहे होंगे आपके मन में कि सर यहाँ पे भी दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्य खंड होगा और लघु त्रिज्य खंड होगा। बहुत बढ़िया, ये आपके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे भी आपके पास दो होंगे, एक होंगे जो आपके लघु चाप
जो आपके लघु चाप और त्रिज्या के बीच में होगी, तो इसे कहेंगे हम लोग लघु त्रिज्य खंड, इसे कहेंगे हम लोग लघु त्रिज्य खंड। और जो आपके त्रिज्या और आपके दीर्घ चाप के बीच में होंगे, इसे कहेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्य खंड, इसे कहेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्य खंड, इसे हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, चलिए एक बार मैं और कर देता हूं आपको अच्छे से। देखिए एक बार और मैं आपको अच्छे से बता दूं। मान लीजिए कि ये आपके पास वृत्त है, ठीक है, और ये आपके पास केंद्र है, और ये आपका हो गया त्रिज्या। ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी। ठीक है, चलिए अब आपको बतानी है ये हो गया 1, ये हो गया 2। बतानी है 1 जो है दीर्घ त्रिज्य खंड है या लघु त्रिज्य खंड है। 1 जो है अगर दीर्घ त्रिज्य खंड है तो डी से बताइए। अगर देखिए मैं लिख देता हूं, आप देखिए दीर्घ है तो डी बताइए, लघु है एल बताइए। ठीक है, 1 जो 1 वाला क्षेत्र है वो दीर्घ त्रिज्य खंड है या लघु त्रिज्य खंड है। अगर दीर्घ है तो डी टाइप कीजिए, अगर लघु है तो एल टाइप कीजिए। अगर दीर्घ है तो डी टाइप कीजिए, अगर लघु है एल टाइप कीजिए। क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो हो गया त्रिज्या, ये तो हो गया त्रिज्या, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका त्रिज्या। लेकिन ये जो चाप है, ये चाप जो है आपका दीर्घ चाप है। ये क्या है आपका? दीर्घ चाप है। यानी त्रिज्या और दीर्घ चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? दीर्घ चाप के क्षेत्र को कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। उसी प्रकार बताइए ये जो 2 नंबर वाली जो क्षेत्र है, ये 2 नंबर वाली जो क्षेत्र है, क्या ये लघु त्रिज्य खंड है या दीर्घ त्रिज्य खंड है? अगर ये लघु त्रिज्य खंड है तो एल टाइप कीजिए, अगर दीर्घ त्रिज्य खंड है तो डी टाइप कीजिए। ये अगर लघु त्रिज्य खंड है तो एल टाइप कीजिए, अगर ये दीर्घ त्रिज्य खंड है तो डी टाइप कीजिए। ये जो है लघु त्रिज्य खंड है, मतलब कि एल टाइप करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है लघु चाप, ये जो है लघु चाप और त्रिज्या के मध्य स्थित क्षेत्र है, तो यह है लघु त्रिज्य खंड, यह है लघु त्रिज्य खंड। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे से बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं और उनके द्वारा बना त्रिज्य खंड निम्न है। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या ढूंढना है, सबसे पहले क्या ढूंढना है? त्रिज्या ढूंढना है, फिर आपको त्रिज्या खंड ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि अगर हमको त्रिज्या रेडियस पता चल जाएगा तो हम लोग आराम से सेक्टर पता कर पाएंगे, त्रिज्य खंड पता कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रेडियस ढूंढना है, रेडियस फाइंड करना है, त्रिज्या ढूंढना है, फिर हम लोग त्रिज्य खंड ढूंढेंगे। ठीक है, और हमको त्रिज्या अच्छे से मिल जाएगा तो हम लोग त्रिज्य खंड आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या होता है वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम केंद्र ढूंढेंगे, उसके वृत्त के बिंदु ढूंढेंगे और उसको मिलाकर देखेंगे कि त्रिज्या कौन सी बन रही है। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। सबसे पहले क्या करेंगे? वृत्त की त्रिज्या, तो पहले त्रिज्या देख लेते हैं। देखिए त्रिज्या देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र। देखिए केंद्र ये हो गया, और इस केंद्र से कौन कौन से बिंदु है जो वृत्त पे है? एक ए है तो ओ ए हो गया आपकी त्रिज्या। फिर एक कौन सी त्रिज्या जल्दी बताइए? एक और त्रिज्या कौन सी है? एक और त्रिज्या हो गई आपकी ओबी। एक और त्रिज्या कौन सी हो गई? आपकी ओबी। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कि त्रिज्या कौन कौन सी है। त्रिज्या आपकी है एओ और ओबी, एओ और ओबी। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, और इन त्रिज्या की सहायता से कौन कौन से वृत्तखंड बन रहे हैं? तो सबसे पहला वृत्तखंड बन रहा है ये वृत्तखंड बन रहा है, और दूसरा बन रहा है ये ऊपर वाले। चलिए थोड़ा ये ज्यादा हो गया, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। जो नीचे वाला त्रिज्या खंड बन रहा है इसका नाम लिख लेते हैं। चलिए इसका नाम लिखते हैं हम लोग ए ओ बी सी, फिर यहाँ से ए लिख देंगे, टोटल यहाँ तक आ गया ए। ये हो गया नीचे वाला का, ये नीचे वाला का नाम हो गया। चलिए नीचे वाला का नाम लिख लिया। इसी प्रकार हम लोग ऊपर वाला का भी नाम लिख लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाला का भी नाम लेते हैं, तो ऊपर वाला का भी नाम हम लोग इसी प्रकार लिख देंगे। ऊपर वाला क्या लिखेंगे? ए
ओ बी, फिर क्या आ जाएगा एफ, फिर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे डी, फिर लिखेंगे ए। जैसे लिखना चाहिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए ओ बी के बाद आप ई करके ए लिख सकते हैं। ये हो गया ऊपर वाला त्रिज्य खंड। तो जो त्रिज्य खंड आपको ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग त्रिज्या, तो देखते हैं त्रिज्या क्या है। देखिए एओ, क्या डी त्रिज्या है? डी त्रिज्या नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं, क्या डी त्रिज्या है? डी त्रिज्या नहीं, क्योंकि एओ और बी ओ भी है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन में एसी और बीसी क्या त्रिज्या है? एसी और बीसी जो है, एसी और बीसी जो है आपका चाप है, आपका चाप है, तो ये आपकी त्रिज्या नहीं, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए एओ और ओबी, एओ जो हो गया और ओबी क्या हो गया? ये आपकी त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या है। और एओ भी क्या है? ये आपकी इससे बनने वाली क्षेत्र है, तो ये आपकी हो गई त्रिज्य खंड। ये आपकी क्या हो गई? त्रिज्य खंड। ये आपकी क्या हो गई? त्रिज्य खंड। मतलब कि ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, तो ये आपकी हो गई त्रिज्य खंड। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में? चलिए अब इसी प्रकार से अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपका होमवर्क है, चलिए नोट डाउन करेंगे। पर्सनली 5.1 मैं क्या करता हूँ, पहले चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ ताकि सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में वाई वाई टाइप ना कर पाए। चलिए मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पर्सनली 5.1 5 4 3 2 1 बहुत बढ़िया। चलिए पर्सनली 6.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1 ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न वाली 7.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1 चलिए इसी प्रकार पर्सनली 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर सी डी एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5 4 3 2 1 बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक है वो बच्चे इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेकर अपना होमवर्क बना सकते हैं। आज का होमवर्क है पर्सनली 5.1 जो कि पेज नंबर 94 में है, पर्सनली 6.1 जो कि पेज नंबर 95 में है, पर्सनली 7.1 जो कि पेज नंबर 96 में है। तो जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक है बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप होमवर्क बना सकते हैं, ठीक है। आज मैंने इन्हीं टॉपिक को पढ़ाया है, ठीक है। आशा करते हैं कि सारे